नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आप सबको पता है मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव का अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा हमारी कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। स्पेशली अगर मैं बात करूँगा तो मैं तो हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता हूँ, क्योंकि हम उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और उसी फील्ड की जानकारी आपको प्रोवाइड भी करते हैं। तो आपको पता होगा, हाल ही में हमारे जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस ने अपना वचन पत्र शामिल किया। अब वचन पत्र में क्या है और हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए क्या है ना? तो यहाँ पर पहले देख लीजिए कि क्या किया गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है इस वचन पत्र के कितने मायने हैं, और क्या सच में जो लिखा हुआ है वो क्या हो सकता है या नहीं। तो पहली बात, हम थोड़ा सा देख लेते हैं वचन पत्र में है क्या आखिरकार। ओके, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपना वचन पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने बेरोजगार, शिक्षक, आउटसोर्स कर्मचारी और छोटे धंधे करने वाले लोगों को टारगेट किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस वर्ग का व्यक्ति उसके साथ है। पिछले 15 साल में शिवराज सरकार ने इस वर्ग को नाराज किया है। ये बिल्कुल बात सही है, शिवराज सरकार ने इस वर्ग को नाराज किया है। ओके, कांग्रेस ने इस वर्ग की मांगों का निराकरण का विश्वास दिया है। कांग्रेस घोषणा पत्र नहीं, वचन पत्र लाने का वादा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती तो ये वादे पूरा करती। वादों को पूरा करने की समय सीमा भी बताई गई है। कांग्रेस के वचन पत्र के मुताबिक अतिथि शिक्षकों, गुरुजियों, अतिथि विद्वानों तथा चयनित शिक्षकों की लंबी पड़ी नियुक्तियां देना प्रारंभ करेंगे। विद्युत कंपनियों के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों का निराकरण भी करेंगे। इसी तरह कांग्रेस ने बेरोजगारों को भरोसा दिया कि बेरोजगार युवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क कांग्रेस सरकार ही भरेगी। तो इस प्रकार से वादा किए गए हैं वचन पत्र में बेरोजगारों के लिए। और आपको मैं बता दूं, यही वचन इन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले भी किया था। ओके, और इसमें क्या हो सकता है, तो अगर मैं अतिथि शिक्षकों की बात करूं, ठीक है, अगर मैं अतिथि शिक्षकों की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, आप देखिए पॉइंट 47 में। अतिथि शिक्षकों, गुरुजियों, अतिथि विद्वानों, इनकी तीन तीन जो ऐसे है जिनकी मांगे नियमितीकरण, उनकी मांगों का निराकरण करेंगे। ओके, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कहीं भी उन्होंने 100% श्योर नहीं किया है। ओके, 100% मतलब कि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि हम इनका स्थायीकरण करेंगे ही। तो इस बात पर भी थोड़ा उन्होंने घुमाया है। अब देखिए, इस नियमितीकरण करना एक बहुत ही टेढ़ी खीड़ है, बहुत ही मुश्किल काम है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अदरवाइज अगर इतना आसान रहता तो कोई भी गवर्नमेंट कर देती। इवन कांग्रेस सरकार जब अपने इसमें आई थी, सत्ता में आई थी, तब भी उन्होंने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए अतिथि शिक्षकों को। बाकी आप देखिए क्या होता है। फिर यहाँ पर चयनित शिक्षकों की लंबित पड़ी नियुक्तियों को देना प्रारंभ करेंगे। ये पॉइंट है जो कर सकते हैं, क्योंकि ऑन प्रोसेस चल रही है। तो ये आपकी चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आए, ये प्रोसेस शुरू होना ही है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि अतिथि शिक्षकों के साथ साथ बहुत सारे कार्यकर्ता है जो स्थायी नहीं से काम कर रहे, अस्थायी काम कर रहे, आउटसोर्स के बेस पे काम कर रहे हैं, सुविधा के बेस पे काम कर रहे हैं। ओके, और अतिथि शिक्षकों की मैं बात करूं और गुरुजी की बात करूं, अतिथि विद्वानों की बात करूं, तो इन सब को नियमित करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की इतनी स्थिति नहीं है कि सबको बराबर बेनिफिट दे दिया जाए। अतिथि शिक्षकों को कुछ बेनिफिट दिया जा सकता है, लेकिन इस तरह से नियमित नहीं किया जा सकता। आज की सिचुएशन में बताऊँ, आज चूंकि मध्य प्रदेश में पहले ही आर्थिक स्थिति खराब है, आप सबको पता होगा। अब इस पॉइंटों को भी नोट कीजिए कि यहाँ पर 20,000 शिक्षकों की भर्ती तो हो नहीं रही है। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का जो संख्या है वो आप खुद सोचिए, 70 से 80 हज़ार के लगभग है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इनका नियमितीकरण करना भी बहुत ही मुश्किल है, इवन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पॉइंट डाले जा सकते हैं, कुछ आपको सुविधाएं दी जा सकती है। आर्थिक शिक्षकों को क्या सुविधाएं मिल सकती है, उनका सेवा काल मिल सकता है, उनको वेतन वृद्धि मिल सकती है। ये दो चीज़ पॉइंट, मेरे पॉइंट से ये दो चीज़ आपको मिल सकती है। लेकिन ये भी आपको पता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है उसके बाद गवर्नमेंट इन चीज़ों पर फिर ध्यान देना बंद कर देती है। फिर कब क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं रहता है। ओके, तो ये है अपने कांग्रेस का मांग पत्र है। हालांकि अभी भाजपा ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है, नहीं कांग्रेस ने किया है। देखिए, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है,
आपको जो उचित लगता है आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और किसी भी पार्टी को ऐसा ही नहीं किसी का पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। आपका काम है, आपकी सोच है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आप एक मतदाता हो और एक उस एज में हो, परिपक्व एज में हो, जो समझ सकते हो कि कौन सही कौन गलत है। ओके, क्योंकि आपके ही वोट से आपका ही भविष्य सुधरने वाला है, तो ये भी चीज़ आपको पता है। तो चले मिलते हैं दोस्तों। इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये पॉसिबल है अतिथि शिक्षकों के साथ ही गुरुजियों और अतिथि विद्वानों इनको स्थायीकरण नियमितीकरण क्या सब पॉसिबल है? ओके, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।